बाबा न्यूटन। और यदि कोई वेव नेचर का प्रॉब्लम आएगा इसको कौन समझा देगा? ताऊ मैक्सवेल। ठीक है भैया, तो यहां से यह माना गया कि अब प्रकृति में फिजिक्स को समझाने के लिए किसी नए हाँ भाई, राधे राधे। आइए देखिएगा, आज जो हम इधर डिस्कस करने आए हैं वह है हमारे पास बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी फिजिक्स 3rd ईयर। और यहां जो अब हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटम यांत्रिकी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर हो सकते हैं। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में पहला पेपर, किसी यूनिवर्सिटी में 2nd पेपर, किसी में 3rd पेपर, 3 पेपर हैं। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी एंड ब्रज यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नंबर का पेपर हो सकता है, लेकिन तीनों यही पेपर होते हैं, क्वांटम, न्यूक्लियर एंड सॉलिड। 3 पेपर है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटम वाला पेपर, उसके बाद हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियर और सॉलिड वाले पेपरों की। ठीक है भाई, ये जो पेपर है क्वांटम वाला पेपर, ये बीएससी वाले स्टूडेंटों को सबको यूजफुल है। उनके साथ साथ जो स्टूडेंट, जो परीक्षार्थी इसका 2nd ग्रेड साइंस से जो पेपर दे रहे हैं, 2nd ग्रेड साइंस, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो बीएससी के दौरान ये सब डिस्कस नहीं करते, ये सब पढ़ते नहीं है, और इधर 2nd ग्रेड साइंस में ये वाला पार्ट आता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। ठीक है, यदि किसी को कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो हमारा लिंक दिए हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज का, व्हाट्सएप चैनल का, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके हमें बता दें, कमेंट करके बता दें। और ये जो अब लेक्चर सीरीज होने वाला है, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि सब इसका लाभ उठा सके। ठीक है भाई, आइए आगे। क्वांटम जो मैकेनिक्स है, क्वांटम यांत्रिकी, इसकी जब बात आती है तो ये क्यों आई, कैसे आई, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। तो इसकी जो हम चर्चा करते हैं, इसके डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसका विकास कैसे हुआ, ये विकसित कैसे हुई, इसकी रिक्वायर क्यों हुई, आवश्यकता क्यों है, इसकी चर्चा करते हैं हमें पेपर चालू करने से पहले। तो देखिए, क्वांटम यांत्रिकी जैसा है, इससे पहले जो फिजिक्स है, क्वांटम यांत्रिकी से पहले की जो फिजिक्स है, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं भैया? क्लासिकल फिजिक्स, यानी चिरसम्मत भौतिकी। क्या कहते हैं भैया?
चिरसम्मत भौतिकी, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स। तो सर इसका रिक्वायर क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात, पहला सवाल यही आता है यहाँ पर। तो इसका रिक्वायर को समझने के लिए सब स्टूडेंट इधर ध्यान देंगे, सभी बच्चे इधर ध्यान से सुनेंगे। आइए, 19वीं सदी के एंड की बात है। 19वीं सदी के अंत, 19वीं सदी जब खत्म होने जा रही और 20वीं सदी जब शुरू होने जा रही, तो उस समय में फिजिक्स के जितने भी लॉज ज्ञात थे नेचर में, फिजिक्स के जितने भी नियम ज्ञात थे, उन सबकी सहायता से ऐसा माना जा रहा था कि अब टोटल एंटायर फिजिक्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूरी फिजिक्स को समझा सकते हैं इन नियमों की सहायता से। जैसे उस समय कोई कण प्रकृति का प्रॉब्लम होता था, क्या होता था, पार्टिकल नेचर प्रॉब्लम। इसको एक्सप्लेन कर दिया जाता था बाबा न्यूटन के लॉ से। बाबा न्यूटन के नियमों को लगा के यदि नेचर में कोई पार्टिकल, नेचर की इस प्रकृति के अंदर यदि कोई कण प्रकृति की प्रॉब्लम आती थी, कोई समस्या आती थी, तो उसके लिए हम जाते थे किसके पास, बाबा न्यूटन के पास। किसके पास जाते थे भैया, बाबा न्यूटन के पास। और बाबा न्यूटन तुरंत अपने लॉज अप्लाइड करते और बोले ये बात सत्य है। इसी प्रकार जब कोई प्रॉब्लम आती थी किसकी, वेव नेचर की, कौन सी, वेव नेचर, यानी इस समय जो मैटर है, मैटर द्रव्य पदार्थ, इस द्रव्य को, इस पदार्थ को कितने प्रकार से माना जा रहा था, दो, एक कण प्रकृति और एक वेव नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। जब कोई भी पार्टिकल नेचर का प्रॉब्लम होता था तो उसको समझाने के लिए किसके पास जाते थे हम, बाबा न्यूटन के पास। और जब कभी भी, जब कोई वेव नेचर का प्रॉब्लम आता था तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम किसके पास जाते थे भैया, ताऊ मैक्सवेल के पास। किसके पास जाते थे, ताऊ मैक्सवेल के पास। दैट मीन्स पार्टिकल नेचर का जब कोई दिक्कत आता था तो उसको कौन समझा देता था, कौन सेटिस्फाई कर देता था, बाबा न्यूटन के जो भी नियम आते थे वो समझा देते थे। और जब कोई वेव नेचर का प्रॉब्लम आता था, तरंग प्रकृति, वेव नेचर हिंदी बोले तो इसका तरंग प्रकृति, जब कोई तरंग प्रकृति का प्रॉब्लम आता था तो उसको समझा देते थे कौन, ताऊ मैक्सवेल के नियम। 19वीं सदी के एंड की बात कर रहे हैं। तो उस समय ऐसा माना जा रहा था भैया, क्या माना जा रहा था, इन 19th सेंचुरी के एंड, ऐसा माना जा रहा था कि यदि कोई पार्टिकल नेचर आए, पार्टिकल का प्रॉब्लम आएगा, पार्टिकल नेचर का प्रॉब्लम आएगा, तो इसको कौन समझा देगा, बाबा न्यूटन। और यदि कोई वेव नेचर का प्रॉब्लम आएगा इसको कौन समझा देगा, ताऊ मैक्सवेल। ठीक है भैया। तो यहां से यह माना गया कि अब प्रकृति में फिजिक्स को समझाने के लिए, फिजिक्स को समझाने के लिए किसी नए फार्मूला या सिद्धांत या नियम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा माना गया था 19th सेंचुरी के एंड में, कि इस समय तक जो ज्ञात नियम है इनकी सहायता से हम एंटायर फिजिक्स को, पूरी फिजिक्स को, संपूर्ण फिजिक्स को समझा सकते हैं, ऐसा कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन प्रभु की बड़ी विचित्र कहानी है। क्या होता है, जैसे ही 20वीं सदी प्रारंभ होती है, जैसे ही 20वीं सदी प्रारंभ होती है, स्टार्टिंग इन 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, यानी इसके स्टार्टिंग के 1/4 में, 20वीं सेंचुरी के
पहले 1/4 समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय नेचर में कुछ नए सिद्धांत आए। साइंटिस्ट लोग अपना काम तो करते ही रहते, हाँ, अपना रिसर्च करते रहते, तो कुछ नए प्रयोग आए, न्यू एक्सपेरिमेंट्स, जैसे ब्लैक बॉडी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ETC। अब भाई साहब जब ये प्रयोग आए तो इनको समझाने के लिए हमने देखा शायद ये पार्टिकल नेचर का प्रॉब्लम होगा, हाँ, कण प्रकृति का दिक्कत हो सकता है। तो हम इनको समझाने के लिए बाबा न्यूटन के नियमों के पास गए। कहां गए? बाबा न्यूटन के नियमों के पास। तो इन्होंने क्या किया? बाबा न्यूटन के नियमों के पास गए तो इन्होंने पहले ही अपना काम करके देख लिया था और ये वैलिड नहीं हो पा रहे थे, पूर्ण रूपेण पूरी तरीके से समझा नहीं पा रहे थे। किसको? इनको, ब्लैक बॉडी, अच्छा हिंदी में कृष्णिका विकिरण, ऊर्जा वक्र या ऊर्जा वितरण, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इनको ये समझा नहीं पा रहे थे। कौन? बाबा न्यूटन के पास गए तो इसके नियम नहीं समझा पा रहे थे, हाँ। फिर हमने सोचा शायद कण प्रकृति के नहीं होंगे। फिर कहां गए? ताऊ मैक्सवेल के नियमों के पास गए, हाँ। ताऊ मैक्सवेल के नियमों के पास गए और हमने कहा कि ये आए भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इनकी व्याख्या करो, समझाओ। ये वेव नेचर के हो सकते हैं, क्योंकि बाबा ने तो हाथ खड़े कर दिए, बाबा ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो फिर ताऊ मैक्सवेल से बोले ताऊ जी आप समझाइएगा आपके नियम लगा के। ताऊ जी ने चेक किए अपने नियमों की सहायता से, तो ये भी नहीं समझा पा रहे थे। ताऊ जी तो इस दुनिया से तो निकल गए, लेकिन इनके नियम है, ऐसे बाबा निकल गए, इनके नियम उपस्थित हैं, तो इनकी सहायता से हम समझाने का कोशिश कर रहे, तो ये नहीं समझा पाए भैया, ये बड़ी दिक्कत हो गई। बोले कल तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि अब हमें फिजिक्स में किसी नए नियम की जरूरत नहीं है, अब हम पूरी फिजिक्स को समझा सकते हैं। हमारे पास अभी तक जो फिजिक्स के लॉज ज्ञात हैं, नियम पता है, उन सभी नियमों की सहायता से हम पूरी फिजिक्स को अभी समझा सकते हैं। अभी तक तो हम ऐसे मान रहे, कल तक तो। और आज ही ये नेचर में जो कुछ न्यू प्रयोग आए, एक्सपेरिमेंट आए, इनको अब हमारा ना तो बाबा न्यूटन समझा पा रहे, बाबा न्यूटन के नियम, ना ही ताऊ मैक्सवेल के नियम समझा पा रहे। अब बड़ी विडंबना हो गई, तो बड़ी दिक्कत हो गई। इसका मतलब कल तक जो मान रहे होगा बात गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। तो इसको समझाने के लिए अब साइंटिस्ट लोगों में बड़ा दिमाग खराब हो गया कि इसको कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। सभी साइंटिस्ट लोग पंचायत करने लगे, हाँ, सब अपना अपना दिमाग दौड़ा रहे थे, वो अपना घोड़ा दौड़ा रहे, वो अपना दिमाग दौड़ा रहे, सब लगे पड़े थे दुआन। बोले समझाओ इसको, समझाओ। नहीं समझा पा रहे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन प्रभाव, इनको नहीं समझा। रेले और जीन्स ने, दो साइंटिस्ट है, रेले और जीन्स, इन साइंटिस्टों ने क्लासिकल फिजिक्स के सहायता से, चिरसम्मत भौतिकी की सहायता से, चिरसम्मत भौतिकी की सहायता से समझाने का ट्राई किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझाने का ट्राई किया क्लासिकल फिजिक्स के लॉज के द्वारा, तो ये पूरे कर्व को नहीं समझा पा रहे थे, ऐसे समझा पा रहे थे, आधे को तू समझा ले, आधे को मैं समझा लूं, यानी एक साथ पूरे ग्राफ को नहीं समझा पा रहे थे। कौन? रेले और जीन्स। क्यों? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के लॉज का क्या कर रहे थे? यूज कर रहे थे। बड़ी दिक्कत। आधे आधे ग्राफ को समझा पा रहे थे भाई साहब रेले, इनका भी दिमाग खराब।
इन्होंने भी चर्चा में शामिल होना उचित समझा। फिर सभी साइंटिस्टों ने देखा कि एक साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं हम बेहरू जी, मैक्स प्लांक, चुपचाप कोने में बैठे थे भैया और अपना काम देखा। बोला बढ़िया लग रहे तो, क्योंकि जब देखो घर में किसी को यदि ऐसे पता है कि घर में चोरी हो गई है और किसी को पता है और उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो तुम लोग, तो चुपचाप कोने में बैठा बैठा मुस्कुराता है। और तुम सब जगह ढूंढ लेते हो सामान, कहां मिला नहीं मिला, पता है नहीं, तुमको नहीं मिला। फिर किसी को अचानक ध्यान आता है वो शांत कैसे बैठा, उससे पूछा जाए, क्योंकि उसके पास राज है। तो ऐसे ही मैक्सवेल के पास, इसके मैक्स प्लांक के पास इसका राज था। सभी साइंटिस्ट खड़े होके और मैक्स प्लांक के पास गए अपनी सभा को लेकर, चलो मैक्स प्लांक के घर पर। मैक्स प्लांक अपने ही एटीट्यूड में थे। उन्होंने कहा हाँ बोले कैसे पधारना हुआ महाराज, कि ऐसे आए कि आप शांत कैसे बैठे हो, कुछ आपको राज पता है हम जो काम कर रहे हैं? तो बोले झूठ तो नहीं बोलूंगा, राज मुझे पता है। बोले क्या? कि बात माननी पड़ेगी मैं जो कहूंगा। अरे कि बिल्कुल मानेंगे, तुम कहो तो सही, हम बड़े व्यथित हैं, बड़ी परेशानी में चल रहे हैं। सभी साइंटिस्टों ने कहा मैक्स प्लांक से। बोले इतने व्यथित हो तो बता ही देता हूं। तो बोले उन्होंने बताया मैक्स प्लांक ने, तुम एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बोले क्या गलती कर रहे हो? कि ये जो है कॉम्पटन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, इनको समझाने के लिए जो तुम एनर्जी को कंटिन्यूअस मान रहे हो, एनर्जी को क्या मान रहे हो? कंटिन्यूअस, सतत, ये सबसे बड़ी क्या कर रहे हो? गलती। तो बोले भैया क्या करें इस गलती को सुधरवा, हाँ तभी तो हमारा काम चलेगा। तो मैक्स प्लांक ने कहा कि गलती सुधर गई, मेरी बात मान लो। बोले बता दे, तेरी बात मान लेंगे भैया। बोले इस एनर्जी को सतत ना लेके विविक्त लो। क्या लो भैया? विविक्त, डिस्क्रीट, असतत। बोले ये कैसी बात कर दी, एनर्जी सतत, असतत, डिस्क्रीट कैसे लें? बोले जो तुम एनर्जी को यहां पर क्लासिकल फिजिक्स में E प्रोपोर्शनल टू T लेते हैं, इक्वल टू जैसे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से संबंधित कितनी होती है 3/2 kT, तो E प्रोपोर्शनल टू क्या निकल के आता है यहां से? T। ऊर्जा को ताप के समानुपाती लेते हैं, ऐसा मत लो। तो बोले कैसे लें भैया? E प्रोपोर्शनल टू न्यू लो। बोले ये नई कहानी है। बोले और? बोले मेरा समानुपाती नियतांक दूंगा इक्वल टू H न्यू, जहां H क्या है? प्लांक कांस्टेंट, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल। ये मेरा नियतांक दूंगा और मेरे नाम पे चलेगा। बोले चल जाएगा वो तो ठीक है, हमको समझा एनर्जी कैसे यहां से डिस्क्रीट हुई, विविक्त हुई। बोले जरा सब्र रखो, आओ। En इक्वल टू NH न्यू, E1 इक्वल टू H न्यू, E2 इक्वल टू 2H न्यू। क्या कर दिया? यहां N का वैल्यू कितना रखा? 1, यहां N का वैल्यू कितना रखा? 2, यहां N का वैल्यू कितना रखा? 3, तो E3 कितना हो जाएगा? 3H न्यू। और यहां N का वैल्यू कितना रखा? 4, तो यहां E4 कितना हो जाएगा? 4H न्यू। हाँ, इस तरीके से चलता जाएगा एनर्जी। तो उसने कहा कि जो ये एनर्जी है H न्यू का पूर्ण गुणज लीजिए। H न्यू का क्या लीजिए? पूर्ण गुणज। या तो H न्यू एनर्जी होनी चाहिए, या 2H न्यू होनी चाहिए, 3H न्यू होनी चाहिए, 4H न्यू होनी चाहिए, 5H न्यू। इनके बीच में कोई डाटा नहीं आ जाना चाहिए। कैसे? बोले 1.5H न्यू, 3/2H न्यू। नहीं, गलत। H न्यू का क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणज। इस प्रकार ऊर्जा, यदि इसका मैं एक तुम्हें ग्राफ की सहायता से बताऊं तो देखिएगा क्या बनता है भैया। यहां पर ये क्या है? H न्यू, ये क्या है? 2H न्यू।
ये क्या है 3H न्यू, ये क्या है 4H। बता रहा है समझ में? ये थोड़ा सा इनके बीच का ये जो गैप है इसको सेम रख लीजिए, ये थोड़े से ऊंचाई पर चले गए। ये 4H न्यू, ऐसे ही आगे जाएंगे तो कितना 5H न्यू, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए बोलो, H न्यू, H न्यू, H न्यू, ये भी H न्यू है, ठीक है, यानी H न्यू डिफरेंस होना चाहिए। तो ये विविक्त है, केवल ऊर्जा जो मिलेगी हमें यहां मिलेगी H न्यू, फिर अगली मिलेगी यहां मिलेगी 2H न्यू, यहां मिलेगी, यहां मिलेगी, यहां मिलेगी, बीच में एनर्जी हमें नहीं मिलना चाहिए, इसे कहते हैं विविक्त पैटर्न। और सतत ऊर्जा कैसी होती है कि एनर्जी इस तरीके से हो, सतत ऊर्जा ये लगातार कहीं भी बीच में गैप नहीं हो, दैट इज द सतत एनर्जी। इस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स में जो डाटा यूज किया जाता था एनर्जी का वो क्या किया जाता था सतत, और क्वांटम फिजिक्स में जो डाटा यूज किया जाता है वो ऊर्जा को कैसा लिया जाता है प्लांक के अनुसार विविक्त, डिस्क्रीट, असतत। बोलो बात आया समझ में? हाँ, तो ये प्लांक ने सभी साइंटिस्टों को बताया कि सबसे बड़ी गलती तुम ये कर रहे हो कि जो यहां ऊर्जा को ले रहे हो, ऊर्जा को ले रहे हो यहां पर, क्या H न्यू का क्या होनी चाहिए पूर्ण गुणज होनी चाहिए, H न्यू का क्या होनी चाहिए पूर्ण गुणज। बात आया समझ? जबकि तुम तो कैसे लिए बैठे हो, सतत लिए बैठे हो। क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी को क्या यूज करते हैं हम, सतत यूज करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ये गलती सुधार दो तो तुम्हारे ही क्लासिकल फिजिक्स के ही नियम वैलिड हो जाएंगे, उनकी सहायता से ही सॉल्व हो जाएगा। यहां से प्लांक भाई साहब क्या कहानी बताते हैं, प्लांक भाई साहब अपनी कहानी बताते हैं कि E इक्वल टू क्या होनी चाहिए NH न्यू, यानी जब यहां ऑसिलेटर आते आगे जाके दोलक आते हैं तो उन दोलकों की जो एनर्जी है किसका पूर्ण गुणज होनी चाहिए, H न्यू का पूर्ण गुणज होनी चाहिए। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी किसके समानुपाती होती है, ताप के, बट क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी किसके समानुपाती होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू के। ये डिफरेंस, ये अंतर। तो जब 20वीं सदी के शुरुआत में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, कॉम्पटन इफेक्ट ये आए और इनको समझाने के लिए क्लासिकल फिजिक्स के जो नियम थे वो पर्याप्त नहीं रह पा रहे थे, तो उस समय फिजिक्स में नए नियमों की आवश्यकता हुई, नई फिजिक्स की आवश्यकता हुई, और उसको हमने क्या कहा, क्वांटम फिजिक्स। क्या कहा, क्वांटम भौतिकी। बात आया समझ में कि जो क्लासिकल फिजिक्स के नियम जब समझाना बंद कर दिए थे, पूर्ण रूपेण काम कर रहे हल्का फुल्का लेकिन पूरी तरीके से नहीं समझा पा, तो उस समय जो नई फिजिक्स का आवश्यकता हुआ उस फिजिक्स को हमने क्या बोल दिया, क्वांटम फिजिक्स। बोलो बात समझ में आया क्या? इस तरीके से क्वांटम फिजिक्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उद्भव हुआ, इसकी जरूरत पड़ी। अब यहां से क्वांटम फिजिक्स टोटली सबको एक्सप्लेन कर देती है। आगे हम इस क्वांटम के अंदर यही कहानी डिस्कस करेंगे, क्लासिकल के रिजल्ट उठाएंगे और उनको क्वांटम की सहायता से क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे बेहतरीन काम किसने किया, प्लांक ने किया। प्लांक ने क्या कहा कि तुम एनर्जी को क्या ले रहे हो, सतत, सतत न लेकर क्या लो, इसको विविक्त लो। क्या लो भैया, विविक्त। बात आया समझ में, सतत न लेकर क्या लो, विविक्त, डिस्क्रीट। और जैसे सतत मैं तुम्हें समझाऊं और विविक्त मैं तुम्हें समझाऊं तो ध्यान से सुनो। जैसे हमारा जो बोरिंग होता है, बोर होता है, ट्यूबवेल, मोटर चलाते हैं, एक मोटर लगातार पानी देती है, कंटिन्यूअस छाल दे रही है, तो जो उसका पानी गिर रहा है, ये लगातार, ये जो पानी गिर रहा है ये कैसा है, सतत है, ये कैसा है, सतत। और इधर जैसे पहले स्कूलों में लड्डू आया करते थे, मोदक, लड्डू, हाँ, कॉलेजों में भी आ जाया करते थे लड्डू। तो लड्डू ऐसे बांटा करते थे, नियम रख दिया प्रिंसिपल सर ने कि एक स्टूडेंट को एक लड्डू दिया जाएगा,
1 लड्डू दिया जाएगा, फिक्स है, ना आधा दिया जाएगा ना 1.5 दिया जाएगा, ये फिक्स है, ये नियम लागू है। तो अब किसी भी स्टूडेंट को लड्डू मिलेगा 1, क्या मिलेगा? 1 लड्डू। तो ये कैसा हो गया? 1 1 1 ऐसे बटेगा। तो ये क्या हो गया? फॉर्म विविक्त, रेगुलर नहीं बचा। हाँ? रेगुलर नहीं बचा। जैसे रबड़ी होती है घर पे, रबड़ी मलाई की रबड़ी बनाते हैं, तो रबड़ी को क्या होता है? पिया जाता है कटोरी में डाल के, है? तो सतत है, कैसा है? सतत। लड्डू को ऐसे जब कभी किसी शादी में भोजन जाते पत्तल पे जब खाने प्रसादी पाने, तो क्या होता? लड्डू 1 रखा जाता है या 2 रखे जाते हैं? ऐसे नहीं। विक्रम तू तो अपने घर का आदमी है, 1.5 लड्डू रख दे ना, समझ रहे हो बात? नियम होते। तो वो चीजें क्या है? विविक्त है, 1 लड्डू के गुणज के रूप में मिलेगा। और सुनो, जैसे तुम्हारे बाबा के लिए तुम बीड़ी या सिगरेट खरीदने गए, बीड़ी का बंडल लेने गए, तो उससे जाके ऐसे नहीं बोलेंगे दुकानदार से कि भैया 3 बीड़ी निकाल के दे दे, इसमें से 3 बीड़ी दे दे। दुकानदार बोलेगा तेरा दिमाग खराब हो गया, निकल जाए यहां से। हाँ, वो क्या बोलोगे? या तो 1 बंडल दे दे, या 2 बंडल दे दे, या 3 बंडल दे दे। हाँ, वो बीड़ी निकाल के नहीं देगा इस बंडल में से, बोलेगा ये पूरा खराब हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? तो ये कैसा फॉर्म हुआ? विविक्त। कैसा हुआ ये? इस तरीके से मैक्स प्लांक ने पूरी कहानी पलट के रख दी। जो सभी साइंटिस्ट परेशान थे, उसने एक ही बात बताई कि तुम एनर्जी को क्या मान रहे हो? सतत। उसको सतत ना मान के क्या मानिए? असतत, डिस्क्रीट मानिए, विविक्त। और इससे फिर ये इफेक्ट नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, सॉलिड के भी, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को भी समझाया गया था। स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन किया गया था। इस कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल हुआ था मैक्स प्लांक का ये कॉन्सेप्ट। आया बात समझ में? और इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड। इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचाइए, सभी को अवगत कराइए। ठीक है भाई? राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई?